आज हम क्लास 12th बायोलॉजी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। अभी आप बच्चों के प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशंस पास आ रहे हैं और कई सारे बच्चों ने एड्स पे अपना प्रोजेक्ट बनाया होगा। तो एड्स से क्या क्या वाइवा में क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, वो आज सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और देखिए, अगर आपने प्रोजेक्ट एड्स पे बनाया है तो यहाँ जो भी क्वेश्चन डिस्कस होंगे तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एड्स के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो जब भी आपका जब प्रोजेक्ट खुलता है और मान लीजिए आपने एड्स पे बनाया है तो पहला एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछता है कि ये एड्स का फुल फॉर्म बताइए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और मुझे पता है कि ये हर एक बच्चे को पता होगा कि एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। पर जैसे एग्जामिनर को आप ये बताते हो, उसका अगला क्वेश्चन आ जाता है कि चलिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम क्या है। तो इस यहीं से अब जो वाइवा देने वाले बच्चे होते हैं उनका फेस थोड़ा थोड़ा डाउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब उन्होंने बस फुल फॉर्म याद किया था, ये तो पता ही नहीं था कि इसके आगे क्या एक्सप्लेन करना है इसमें। तो आज हम पूरी की पूरी चीज़ों को यहाँ सीखेंगे कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछा जाता है तो आप वहाँ पे नर्वस ना हो, घबराएं नहीं और आराम से उसका आंसर कर सकें। तो देखिए, एड्स में हमें सबसे पहले ये जानना है कि सबसे पहली बार जो एड्स है वो यूएसए में रिपोर्ट किया गया था 1981 में। मतलब 1981 में पहली बार यूएसए में देखा गया था एड्स का कोई भी केस। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए पहली बार कहाँ देखा गया तो ये याद कर लेना 1981 में। कहाँ पे? यूएसए में। ठीक है बेटा। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन, ये किस टाइप का डिजीज है? बैक्टीरियल है कि वायरल है कि फंगल है कि प्रोटोजोअन है? तो इसमें आपको ये एकदम क्लियर करना है कि ये एक वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज का मतलब किससे होता है? वायरस से होता है। अब अगर ये एक वायरल डिजीज है मतलब कि ये एक वायरस से होता है, तो अगला क्वेश्चन ये आ जाता है कि किस वायरस से होता है भाई? अगर ये वायरल डिजीज है तो किस वायरस से होता है? तो आपको इसका आंसर बताना है बेटा कि ये एक HIV वायरस से होने वाली बीमारी है। जैसे आप बताओगे कि HIV वायरस से होने वाली बीमारी है, तुरंत आपसे इसका भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा कि HIV का मतलब क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसका नाम है। और जो बीमारी होती है उसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है बेटा। तो ये क्लियर करना है कि वायरस कौन है और बीमारी कौन है। कई बच्चे HIV को बीमारी बता देते हैं। HIV वायरस है, लास्ट में देखो V है ना, तो V से याद कर लेना कि ये एक वायरस है और एड्स जो है ये एक बीमारी है। ठीक है। अब देखो, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि इसका नाम एक्वायर्ड क्यों है। एक्वायर्ड का मतलब है कि ये एक जेनेटिक बीमारी नहीं है, ये हमारे जीन में नहीं था, ये हमने क्या किया है? एक्वायर किया है एनवायरमेंट में आके। इस वजह से इसका नाम क्या है बेटा? एक्वायर्ड है। तो एक्वायर्ड इसलिए है क्योंकि ये जेनेटिक बीमारी नहीं है, इसको हमने अपने लाइफ टाइम में एक्वायर किया है। ठीक है। अब देखो, इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब क्या है? ये हमारे इम्यून सिस्टम पे काम कर रहा है। सीधे ये इम्यून सिस्टम जो हमारा है, प्रतिरक्षा तंत्र जो है बेटा ना, उसी को ये क्या कर दे रहा है? कमजोर कर दे रहा है, वीक कर दे रहा है। जब इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा तो छोटी छोटी बीमारियां भी हमें हो जाएंगी, और अगर छोटी छोटी बीमारियां होने लगती हैं इंसान को तो क्या होता है? अल्टीमेट उसकी डेथ हो जाती है। तो हमने क्या देखा? एक्वायर्ड का मतलब जेनेटिक ना होके इसको हमने लाइफ टाइम में एक्वायर किया है। इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया? इम्यून सिस्टम को ये खराब कर रहा है, उसकी जो प्रतिरक्षा तंत्र है हमारी उसको ये वीक कर रहा है। और सिंड्रोम का मतलब क्या होता है बेटा? सिंड्रोम का मतलब होता है कि इसमें एक नहीं कई सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दिखाई देते हैं यहाँ पे। तो अभी तक क्या सीखा हमने? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मीन्स कि हमने ये लाइफ में अपने एक्वायर किया है, जेनेटिक नहीं है। इम्यूनोडेफिशिएंसी इम्यून सिस्टम को खराब कर रहा है। सिंड्रोम का मतलब कई सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं इसमें। जैसे आप बताओगे कई सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो एग्जामिनर पूछ सकता है एक आध सिम्टम बता दो भाई, एड्स का कौन सा सिम्टम होता है? तो आप बोल देना कि फीवर होता है, उसके बाद से बॉडी पेन होता है, वेट लॉस होती है, शरीर पे लाल लाल रैसेस पड़ जाते हैं। ठीक है बेटा। डायरिया का भी सिम्टम हो जाता है, वेट लॉस बहुत ज्यादा होने लगता है उस पर्सन का जिसको एड्स हुआ है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए कि एड्स के ये सिम्टम है। ठीक है। तो ये आपने छोटी मोटी जो चीजें पूछी जाती हैं वो सीखा। अब अगर एग्जामिनर ने आपको और अच्छे से उसे फंसाना है कि देखिए बच्चे ने पढ़ाई किया है कि नहीं किया है, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देते हैं। अब ध्यान से देखो, वो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि अगर इसका पॉजिटिव एजेंट HIV है तो ये HIV किस ग्रुप का वायरस है?
मतलब किस समूह से बिलोंग करता है? तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि ये हमारा एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस का मतलब क्या होता है? यहां लिख देती हूं, ये कौन सा वायरस है बेटा? रेट्रोवायरस समूह से बिलोंग करता है, रेट्रो ग्रुप से बिलोंग करता है। अब एग्जाम में पूछेगा रेट्रोवायरस, ये तो नया शब्द है, रेट्रोवायरस मतलब क्या होता है? तो कैसे बताओगे? आपको सीधा ये बताना है कि रेट्रोवायरस वायरसेस ऐसे वायरसेस होते हैं जो सेंट्रल डोग्मा के जो सिस्टम है यूनिडायरेक्शनल फ्लो वाला, उसको फॉलो नहीं करते हैं और वो आरएनए से डीएनए का निर्माण करते हैं। अब आपके लिए कंफ्यूजिंग लाइन है, इतना नहीं बोल पाओगे तो इतना ही बोल देना कि रेट्रोवायरस ऐसे वायरसेस होते हैं जिनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, जिसकी सहायता से वे आरएनए को डीएनए में बदल देते हैं। इतना तो बता लोगे ना बेटा कि रेट्रोवायरस क्या करेंगे? आरएनए से डीएनए बनाएंगे, और जब आरएनए से डीएनए बनता है तो इस क्रिया को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसमें जो एंजाइम काम आता है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्लियर है बेटा? अगर आपने थोड़ा सा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा होगा तो सेंट्रल डोग्मा में देखा होगा कि डीएनए होता है, ये डीएनए आरएनए बनाता है, और यही आरएनए आगे जाके बेटा जी प्रोटीन बनाता है। इस पूरे जो लाइन को आप देख रहे हो ना, यूनिडायरेक्शनल ये लाइन है, इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा। अब ध्यान से देखो, जनरली डीएनए आरएनए बनाता है और जब आरएनए प्रोटीन बनाता है हमारा, बट जो रेट्रोवायरसेस हैं वो इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना, ये तो आरएनए से डीएनए बना रहे हैं। तो वही लाइन मैंने बोला कि रेट्रोवायरस ऐसे वायरस हैं जो सेंट्रल डोग्मा के यूनिडायरेक्शनल फ्लो को फॉलो नहीं करते हैं और ये आरएनए से डीएनए का निर्माण करते हैं। समझ में आया? जब आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नाम कहां से आया है? यहां से आया है। डीएनए से आरएनए बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो जब इस प्रोसेस को उल्टा कर दोगे तो आरएनए से डीएनए बना रहे हो ना, उल्टा कर रहे हो तो उल्टा नाम लगा दो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां जैसे आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलना तो दिमाग में ये क्लियर रखना कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है आरएनए से डीएनए बनाना, और अगर यही ट्रांसक्रिप्शन पूछ लिया जाए तो सीधे इसका उल्टा डीएनए से आरएनए बनाना। तो इतना क्लियर हो गया बेटा ना कि हमारा जो एचआईवी है वो रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस का मतलब ऐसे वायरस जो आरएनए से डीएनए बनाते हैं। इस प्रक्रिया को जिसमें आरएनए से डीएनए बनता है उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और जिस एंजाइम की सहायता से ये होता है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्लियर है? अब देखो एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, जैसे कि मान लो किसी को एचआईवी का संक्रमण हुआ है, ठीक है, किसी को एचआईवी का संक्रमण हुआ है यानी कि उसने टेस्ट कराया है, एचआईवी पॉजिटिव आया है, और किसी को एड्स हो गया है। इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? सोच के बताइए। अगर किसी को एचआईवी पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है, संक्रमण हुआ है, और किसी को एड्स हो चुका है, इसमें डिफरेंस है? तो यहाँ बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंफ्यूज नहीं होना है आपको क्योंकि आप ये वीडियो देख के जा रहे हो। एचआईवी का इन्फेक्शन होना और एड्स होना दो अलग अलग बातें हैं। जैसे जिसको एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ है इसका मतलब ये है कि उसके बॉडी में एचआईवी वाला वायरस पहुंच गया है, बट ये वायरस पहुंचना और वायरस पहुंचने के बाद आपके पूरे इम्यून सिस्टम को खत्म कर देगा, तब जाके आपको एड्स का सिस्टम जो सिम्टम है वो दिखाई देगा। तो ये चीजें जो कि एचआईवी का सिम्टम होना यानी कि एचआईवी पॉजिटिव होना और एड्स होना दो अलग अलग बात है। एचआईवी पॉजिटिव का मतलब है कि बॉडी में एचआईवी वायरस आ गया है, और एड्स होने का मतलब है कि अब वो पूरी तरीके से आपके इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र पर अपना अधिकार कर लिया है, और एड्स में अब आपके सिम्टम्स आने लग गए हैं, जैसे वेट लॉस होना, शरीर पे लाल लाल दाने हो जाना, डायरिया होना, सर्दी जुकाम होना, फीवर होना, बॉडी में पेन होना, ये सारे के सारे सिम्टम्स जब आने लगेंगे तो एड्स हो जाता है। क्लियर? जैसे आप ये बताओगे तो एक और क्वेश्चन यहीं से आता है कि कितना टाइम लगता है अगर आपके बॉडी में या किसी पर्सन के बॉडी में एचआईवी वायरस एंट्री ले रहा है और एड्स का सिम्टम आने में कितना टाइम लगता है? तो बेटा जी ध्यान दो, एचआईवी वायरस जब बॉडी में आता है तो वो पीरियड और वहां से लेके सिम्टम आने तक का पीरियड, इस पीरियड को हम बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? इनक्यूबेशन पीरियड। मतलब कि टाइम गैप बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम। मतलब इन्फेक्शन हुआ किसी को और इन्फेक्शन के बाद जब पहला सिम्टम आएगा
तो इसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसी को बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड एड्स के केस में बेटा होता है 5 से लेकर 10 साल तक। तो ये वाली लाइन तो एकदम याद कर लेना कि इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि HIV का संक्रमण होने से लेकर एड्स का सिम्टम आने तक का पीरियड होता है, और ये टाइम लगभग 5 से लेकर 10 साल तक होता है। मतलब HIV बॉडी में आ जाएगा तो 10 साल बाद सिम्टम दिखाई देगा। समझ में आया? ये बोलते हैं हम इसको इंक्यूबेशन पीरियड। अब लास्ट और सबसे इजी क्वेश्चन जो बच्चे एकदम समझ जाओ कि तुम्हारे लिए सबसे इजी क्वेश्चन होता है कि जो एड्स होता है वो कैसे फैलता है, कैसे नहीं फैलता है। तो ये सबको पता होगा कि एड्स कैसे फैलता है बेटा, ट्रांसमिशन कैसे होता है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, मान लो किसी को एड्स हुआ है, उसके शरीर का कोई भी बॉडी फ्लूइड, चाहे वो सीमन हो, चाहे वो आपका ब्लड हो, चाहे वो सलाइवा हो, कोई भी बॉडी फ्लूइड अगर किसी के कांटेक्ट में जाता है तो उसको क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। अब बॉडी फ्लूइड क्या होता है, मान लो किसी पर्सन ने किसी को इंजेक्शन लगा है, तो इंजेक्शन लगेगा तो ब्लड के कांटेक्ट में आया हो, और उसी इंजेक्शन को आपने किसी और को लगा दिया, तभी भी हमारा क्या होगा, इसका खतरा होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी को इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर इन्फेक्टेड पर्सन ने सेक्सुअल कांटेक्ट बना लिया किसी और के साथ विदाउट एनी प्रोटेक्शन, इन दैट केस आल्सो क्या हो जाएगा, HIV एड्स हो जाएगा। दूसरा क्या होता है बेटा, इन्फेक्टेड पर्सन ने जो निडल यूज किया है वही किसी हेल्दी पर्सन को आप यूज करा दो, एड्स हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, इन्फेक्टेड मदर है, उसके अंदर जो बच्चा पल रहा है इन द वूम्ब, उस बच्चे को इसके प्लेसेंटा से भी एड्स होने का खतरा होता है। कुल मिला के हम ये बोल देंगे कि अगर किसी को एड्स हुआ है, उसका कोई भी बॉडी का फ्लूइड, कोई भी तरल पदार्थ जो बॉडी का होता है, वो अगर किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो उसको एड्स होने का खतरा होता है। अब इसमें क्या हो जाएगा, स्पर्म हो सकता है, मिल्क हो सकता है, प्लेसेंटा से जो खाना जाता है बच्चे को वो हो सकता है, ब्लड हो सकता है। समझ में आया बेटा, कुछ भी हो सकता है। अब इससे पूछा जाता है कि एड्स कैसे नहीं फैलेगा, तो सिंपल सी बात है, हाथ मिलाने से नहीं फैलेगा, गले लगाने से नहीं फैलेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि इसमें कोई बॉडी का फ्लूइड तो हमारा ट्रांसफर हो नहीं रहा है, तो इस वजह से इन सब चीजों से एड्स नहीं फैलता है। अब देखो इसके अलावा और क्या क्या आपसे अगर आपने एड्स पे प्रोजेक्ट बनाया है तो पूछा जा सकता है। तो देखो एक और क्वेश्चन आता है कि HIV फैक्ट्री किसको बोलते हैं। ये जो HIV है, HIV फैक्ट्री किसको बोलते हैं, तो सीधा सा नाम याद कर लो कि मैक्रोफेज सेल होती हैं, जैसे यहाँ मैंने लिखा है मैक्रोफेज सेल होती हैं, इनको हम HIV फैक्ट्री बोलते हैं। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, बस आपको याद रखना है जिससे कि आप वहां कंफ्यूज ना हो। HIV फैक्ट्री क्या है, मैक्रोफेज सेल है। HIV क्या है, तो एक वायरस है। किस तरह का वायरस है, रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस क्या होते हैं, जो RNA से DNA बनाते हैं। RNA से DNA बन रहा है, प्रोसेस क्या कहलाएगा बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। किस एंजाइम से होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से होगा। ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, इन्फेक्शन हुआ और पहला सिम्टम आया, उसके बीच का जो समय है उसको क्या बोलेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड बोलेंगे। एड्स के केस में कितने दिन का होता है, 5 से 10 साल का होता है। पहली बार एड्स कहाँ देखा गया बेटा जी, USA में देखा गया। किस ईयर में, 1981 में। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपके हैं बेटा ना, वो एड्स से बनते हैं। इसके अलावा आपको और क्या पढ़ना होगा कि आप 3 या 4 और वायरस से होने वाली बीमारियां पढ़ लेना, जैसे कि कोरोना हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया। ये सब किससे होते हैं, वायरस से होते हैं। सर्दी जुकाम वायरस से होता है। गलसुआ जो मम्स होता है वायरस से होता है। छोटी माता, बड़ी माता, जिसे स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, चिकन पॉक्स बोलते हैं। तो कुछ नाम याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर को मन नहीं होता है एड्स के बारे में पूछने का, बट जब वो देखता है कि आपने वायरल डिजीज बनाया है तो वो पूछ लेगा भाई कि वायरस से होने वाले 3-4 और कोई बीमारी बता दीजिए। तो छोटी माता, जो चेचक जानते हो ना, स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया बेटा, मम्स हो गया, गलसुआ, सर्दी जुकाम हो गया जिसको हम बोलते हैं कॉमन कोल्ड। तो ये कुछ बीमारियां याद कर लेना। और मुझे नहीं लगता कि आज से अगर आपने एड्स का प्रोजेक्ट बनाया है तो इससे बाहर कुछ भी पूछा जाएगा। यस, कभी कभी मान लो आपने एड्स का डायग्राम बनाया होगा ऐसे ऐसे, तो ये 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं, इनके साथ में 2 एंजाइम होते हैं जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अभी यहाँ पे देखा है ट्रांसक्रिप्टेज। तो आपका प्रोजेक्ट खोल के एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि ये क्या है, तो आप बता देना कि ये हमारा क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है।
तभी तो ये रेट्रोवायरस है, आरएनए है, इस एंजाइम का यूज करके ये डीएनए बना देंगे। फिर आपके ऐसे ऐसे प्रोटीन के कुछ कोड लगे होते हैं यहाँ पे। तो ये सब चीजें बेटा जी बस आपको जो आपने कॉपी में बनाया होगा ना, तो लेबलिंग से नाम याद कर लेना कि ये हमारे प्रोटीन है, GP120 वगैरह। तो बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। एकदम कॉन्फिडेंट होके जाइए अपना प्रोजेक्ट लेकर और अच्छे से वाइवा करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।